Dear students, अस्सलाम वालेकुम. This is the last video of the week और हम जो परसेप्शन है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें हम मेनली फोकस कर रहे हैं कंप्यूटर विजन के ऊपर. ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे एजेंट्स को मिल रही है थ्रू द कैमरास, विजुअल इंफॉर्मेशन भी जिसको हम समझ सकते हैं. और यहाँ पे इसका प्रोसेस कुछ हद तक आपको रिपीटेडली जो है वो बताया गया है कि फर्स्ट वी इनपुट द इमेजेस और उनमें कुछ नॉइज रिडक्शन करते हैं और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, फीचर्स को हम अप्रोप्रिएटली उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड पे हम अपनी एक्चुअल टास्क जो है कि उस इमेज में क्या अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे क्या हमारे लिए इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, इसको हम रिकग्नाइज करते हैं. इसके बारे में डिफरेंट अदर प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है वो कर रहे होते हैं. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस टास्क, हमने ये बात की थी कि ज़रा क्विकली रिव्यू कर लें कि जो इमेजेस हैं इनकी फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, किस तरीके से ये क्रिएट हो रहे होते हैं. रियलिस्टिक इमेजेस जो हैं दे आर नॉट जस्ट प्लॉटिंग ऑफ द पिक्सल्स ऑन द इमेज प्लेन, बल्कि उसमें रियलिस्टिक इफेक्ट्स लाने के लिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द लाइटनिंग एंड शेडिंग इफेक्ट्स और कलरिंग इफेक्ट्स को भी हमें अप्रोप्रिएटली वहाँ पे मॉडल करना पड़ता है ताकि हम उन इमेजेस को एक बेहतर तरीके से जो है वो रियलिस्टिक इमेज के तौर पे जो है वो डिपिक्ट कर सकें. ये डिस्कशन हमने की थी. फॉर्मेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट मेनली जो है पिन होल कैमरा के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इमेज हैं दे रिलीज सम काइंड ऑफ एनर्जी और लाइट, जिसको फोटोन भी कहा जाता है. और इस लाइट को जो है वो हम प्लॉट करते हैं ऑन द इमेज प्लेन और डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये खास तरीके से दे आर प्लॉटेड ऑन द इमेज प्लेन. और जो कन्वर्जन है पॉइंट्स की ऑन द इमेज प्लेन ये भी हमने कुछ हद तक डिस्क्राइब की थी. और यहाँ पे हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस बन रही होती है, उसको यूज़ करके हम इस सारे पॉइंट्स जो हैं इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट्स जो हैं उनको सिंपली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑन द इमेज प्लेन. इमेज प्लेन के ऊपर हमने इसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोजेक्शन कहते हैं. टेक्निकली प्रोजेक्शन जो है ये किसी 3D ऑब्जेक्ट को किसी 2D सरफेस के ऊपर प्लॉट करने को कहा जाता है. दो हमारे पास मेनली तरीके होते हैं प्रोजेक्शन करने के. एक जिसको हम पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं एंड द अदर वन इज नोन एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है ये रियलिस्टिक होती है, जहाँ पे हमें दूर एग्जिस्ट करने वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्मॉल नज़र आते हैं और करीब या नज़दीक एग्जिस्ट करने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं ये हमें लार्ज इन साइज जो है वो नज़र आते हैं. पैरेलल प्रोजेक्शन में हम एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. नॉर्मली ये यूज़ नहीं होती क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोजेक्शन प्लेन होता है या सरफेस जिसके ऊपर हम इसको प्लॉट कर रहे होते हैं उसका साइज इतना नहीं होता कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को जो है उनकी एक्चुअल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली जो है वो प्लॉट कर सकें. बट एटलीस्ट वी कैन प्रिजर्व देयर ज्योमेट्री. ये पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर हमें एक बेनिफिट होता है. नॉर्मली ये इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही होती है, सिविल इंजीनियरिंग में और इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन जो है वो यूज़ हो रही होती है. हमें पिक्चर्स के अंदर जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं, जो कि रियलिस्टिक होती है. जिस तरीके से हमारे जो रेटिना है, जो हमारा इमेज प्लेन है इन आवर आइज, उसके ऊपर जिस तरीके से इमेज ड्रॉ हो रहा होता है वहाँ पे ये जो है उसी तरीके से हम इस इमेज प्लेन के ऊपर इसको प्लॉट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. मॉडर्न कैमराज जो हैं इसमें पिन होल्स जो हैं दे आर रिप्लेस्ड विद द लेंस. ये बात हम लास्ट टाइम कर चुके हुए थे. लेट्स मूव ऑन द लाइटनिंग एंड शेडिंग इफेक्ट्स. लाइटनिंग एंड शेडिंग जो है इट इज ए फंक्शन ऑफ द ब्राइटनेस और द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस एंड द लाइट सोर्स, जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो हम जो ब्राइटनेस ऑफ द सरफेस है इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं. एंड दिस सरफेस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पिक्सल्स और इंडिविजुअली हर पिक्सल की जो ब्राइटनेस लेवल जो है इसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं, इसको हम स्टोर कर रहे होते हैं.
नॉर्मली तीन जो कॉजेज हैं वेरिइंग ब्राइटनेस जो है ये ह्यूमन जो है दे कैन आइडेंटिफाई, उसमें ह्यूमन आईज जो है दे कैन आइडेंटिफाई। उसमें सबसे पहले तो ओवरऑल इंटेंसिटी होती है ऑफ द लाइट, किस तरह का जो एटमॉस्फेयर है, लाइट किस तरह की है, उसको हम एक तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिन का टाइम है, शाम का टाइम है या रात का टाइम है, लाइट इंटेंसिटी जो है ये ह्यूमन आई जो है ये इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकती है, इसको आइडेंटिफाई कर सकती है। सेकंड जो है different points in the scene may reflect more or less lights, different objects भी आप कह सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है ये एक डिफरेंट रेट के साथ जो है वो लाइट जो है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और इसी की बेसिस के ऊपर लोग जो है इन ऑब्जेक्ट्स को लाइटर और डार्कर परसीव कर रहे होते हैं, और उनके टेक्सचर्स और मार्किंग जो है उसको वो देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट जो है इसकी लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, या हर सरफेस की लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। थर्ड, द सरफेस पैचेस फेसिंग द लाइट आर ब्राइटर देन द सरफेस पैचेस टिल्टेड अवे फ्रॉम द लाइट। अगर जो लाइट सोर्स है उसके सामने कुछ सरफेस पैचेस हैं तो दे विल बी मोर ब्राइटर, और जो जरा टिल्टेड हैं या डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर हैं तो उनकी जो लाइट रिफ्लेक्शन है वो भी जो है वो डिफरेंट होगी, या डिफरेंट तरीके से उनकी लाइट रिफ्लेक्शन जो है वो होगी। तो लाइट रिफ्लेक्शन जो है इट्स नॉट मेयरली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस, बल्कि ये इस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि लाइट सोर्स से उसका एंगल क्या बन रहा है, इसके ऊपर भी ये काफी हद तक डिपेंड कर रही होती है। इसको हम शेडिंग कहते हैं, नॉर्मली इसको हम शेडिंग जो है इससे रेफर कर रहे होते हैं, जो उसका एंगल है इसकी बेसिस के ऊपर हम उसको शेडिंग जो है वो कह रहे होते हैं, या शेडिंग के तौर पे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। As far as the shading and the surface properties are concerned, तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही होती है, ये जो ज्यादातर हमारे पास सिचुएशन बन रही होती है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की होती है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जहाँ पे सरफेस आर नॉट शाइनी और ट्रांसपेरेंट, और वो लाइट को एक तरीके से इक्वल रिफ्लेक्शन के साथ जो है उसको स्कैटर कर रही होती है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन स्कैटर लाइट इवनली अक्रॉस द डायरेक्शंस लीविंग a surface. So the brightness of the diffuse surface does not depend on the viewing direction. इसकी examples हैं mostly clothes, paints, rough wooden surfaces, vegetation and rough stone are diffuse. तो इनके ऊपर जो लाइट पड़ रही होती है उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है इसके तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास मिरर्स हैं या इस तरह की ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस हैं तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आप किस डायरेक्शन से उस सरफेस को व्यू कर रहे हैं इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। और इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है इसको हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो है वो कह रहे होते हैं, या इसको हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं। इन्हीं में अगर आप गौर करें तो कुछ सर्फेसेस होती हैं जो कि शाइनी होती हैं, ब्रश्ड मेटल, प्लास्टिक एंड वेट फ्लोर हैं, उनके ऊपर कुछ स्पेकुलरिटीज बन रही होती हैं। ये कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं उन सर्फेसेस के ऊपर जो कि शाइनी होते हैं और एक तरह से डिफरेंट इफेक्ट जो है वो दे रहे होते हैं। तो these are easy to identify because of the small and bright patch on the surface. वहां से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें मोस्ट ऑफ द सर्फेसेस जो है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ब्राइट एंड डार्क है। शेडो रिफ्लेक्शन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है जिसको कास्ट शेडो कहा जाता है। और कुछ सर्फेसेस के ऊपर आपको स्पेकुलरिटीज भी नजर आ रही हैं। एक ही प्रॉपर्टीज वाली सरफेस है लेकिन वहां पे आपको ये वाइट स्पॉट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, जैसे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये आपको स्पेकुलरिटीज जो है नजर आ रही है। नॉर्मली ये शाइनी सरफेसेस के ऊपर होती है और ऑब्जेक्ट की बाउंड्री
आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ये काफ़ी मिसलीडिंग होती हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जो सरफेस प्रॉपर्टीज हैं इनको काफ़ी हद तक चेंज कर देती हैं। ये जो सरफेसेस के ऊपर हमें ये डिफरेंट टाइप की स्पेकुलरिटीज जो है वो नजर आ रही होती हैं। Okay, the main source of illumination is outside sun. Normally, इसको the most powerful source of illumination समझा जाता है, और इस तरह के जो source of illumination हैं इनको distant point light source कहते हैं। और ये मॉडल जो है, पिक्चर मॉडलिंग जो है, इसके ऊपर ये काफ़ी इफेक्टिव होता है इंडोर सीन्स के अंदर एज वेल एज ऑन द आउटडोर सीन्स। The amount of the light collected by the surface patch is in this model depends on the theta angle या direction है, और जो इसका एंगल बन रहा होता है between the illumination direction, मतलब वो सोर्स किस डायरेक्शन से लाइट दे रहा है, और जो सरफेस है उनका जो एंगल बन रहा होता है, इसको हम थीटा के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। इसके ऊपर उसकी इल्यूमिनेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे एक और चीज भी कि डिफ्यूज सरफेस पैच illuminated by a distant point light source will reflect some fraction of the light it collects. This fraction is called diffuse albedo. जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये कंज्यूम भी कर रही होती है लाइट, तो जो लाइट ये डिफ्यूज कर रही होती है उसको हम नॉर्मली डिफ्यूज albedo कह रहे होते हैं, और इसकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। डिफ्यूज albedo स्नो और वाइट सरफेसेस के ऊपर हाई होती है, 0.9 या 90% के करीब होती है, वेयर एज फ्लैट, ब्लैक, वेलवेट एंड चारकोल के ऊपर जो है ये 0.05 के करीब जो है वो हमारे पास होती है, 5% के करीब होती है। ओके ठीक, which means that 95% of the incoming light is absorbed within the fibers of the velvet and the pores of the charcoal. तो ये जो जिसको हम डिफ्यूज albedo कहते हैं, ये हमें ये बता रहा होता है कि कितने परसेंट लाइट जो है वो सरफेस ने कंज्यूम कर ली है और कितने परसेंट लाइट जो है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रही है। कलर जो है, लाइट एंड शेडिंग इफेक्ट के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट इज एक्चुअली द कलरिंग इफेक्ट, एंड आवर ह्यूमन आईज आर एक्चुअली capable of differentiating these colors. जैसे यहाँ पे बताया कि भी गया है कि ह्यूमन आई जो है वो 380 से लेके 750 की जो वेव लेंथ है इसको रिस्पॉन्ड करती है, और ह्यूमन आईज के पास डिफरेंट रिसेप्टिव सेल्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टिव सेल्स होते हैं, और हर रिसेप्टिव सेल जो है वो सेंसिटिव होता है ब्लू कलर और ग्रीन कलर और रेड कलर से, और मैक्सिमम वो इतनी वेवलेंथ की लाइट जो है इसको अकोमोडेट कर सकता है, इसको डाइजेस्ट कर सकता है, और इसके बेसिस के ऊपर आवर आईज आर एक्चुअली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्राइक्रोमेसी है, 3 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इट कैन बी यूज्ड टू मेक एनी कलर, RGB कॉम्बिनेशन जिसको कहा जाता है। इसके साथ हम हर तरह का कलर जो है इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इसका हमें बेनिफिट भी होता है। इससे हमारी प्रोसेसिंग विजन एल्गोरिथम काफ़ी इजी हो जाते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि एवरी कलर कैन बी मेड बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 कलर्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हर सरफेस जो है इट कैन बी मॉडल्ड विद 3 डिफरेंट albedos of RGB, and similarly each light source can be modeled with these 3 RGBs intensities. तो ये दोनों जो सरफेस एंड लाइट सोर्स हैं इसको हम मॉडल कर सकते हैं डिफरेंट RGB इंटेंसिटीज के साथ, या जिसको हमने albedos भी कहा है। जब हम कलर्स को डील कर रहे होते हैं तो इट डिपेंड्स कि हम हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर हम 1 बिट यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट वी कैन ओनली स्टोर 2 कलर्स या 2 लेवल्स। तो यहाँ पे आपको 1 बिट इंफॉर्मेशन वाला इमेज जो है वो नजर आ रहा है। अगर हम 2 बिट्स यूज कर रहे हैं तो हम 4 लेवल्स बना सकते हैं, 2 raised to power 2
लेवल्स जो हैं वो बना सकते हैं, मतलब हम 4 कलर्स जो हैं वो शेडिंग कलर्स या शेडिंग इफेक्ट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर हम हाफ वाइट या 4 बिट यूज कर रहे हैं तो हम 16 लेवल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ग्रे लेवल्स ही आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड हम दूसरे कलर्स जो हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप 1 बाइट यूज कर रहे हैं तो हम 2⁸8 डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो शो कर सकते हैं एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और जैसे आपको यहाँ पे 8 बिट पिक्सल इंफॉर्मेशन के साथ जो इमेज प्लॉट हुआ है उसकी क्लैरिटी लेवल जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये काफी हद तक बेहतर है। याद रखें कि जो मॉडर्न कैमरास हैं या मॉडर्न वीडियोस हैं वो एक सिंगल पिक्सल के लिए 3 बाइट्स जो है वो यूज कर रही होती हैं। तो इट मीन्स दैट दे कैन स्टोर 2⁻24 levels पर ईच पिक्सल या पिक्चर। तो काफी एनरिच्ड इंफॉर्मेशन होती है जो कि 3 बाइट्स जो हैं इनके अंदर यूज कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो इमेज होता है स्पेशली द ग्रे स्केल इमेज जो है ये एक मैट्रिक्स होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, और इसके अंदर हम हर पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो सेव की होती है हमने, इसको एल्बेडो भी हम कह रहे हैं और इसको हम स्टोर कर रहे होते हैं। और ये पिक्सल्स जो हैं जैसे 00 जो है ये इज द वेरी फर्स्ट पिक्सल ऑन द ग्रिड, और इसी तरीके से ये लास्ट पिक्सल है। और आप बाकी कहीं पे भी किसी भी पिक्सल जो है उसको रेफर कर सकते हैं, और हर पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू जो है ये इस मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है सेव की होती है। यहाँ पे आपको नमपाई जो है ये पाइथन का इमेज जो है वो नमपाई एरे के अंदर जो है वो सेव हुआ, उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज जो है वो सेव हुई यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ओके जी, तो ग्रे स्केल इंटेंसिटी में अगर आप किसी खास लोकेशन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी आप उसका पिक्सल जो है उस पार्ट ऑफ द ओवरऑल मैट्रिक्स जो है उसको रिट्रीव करवा सकते हैं। कलर्स की जब आप बात करें तो आपके पास 3 मैट्रिसेस होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और फिर आप उनको कंबाइन करके जो है वो कलर जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। डिफरेंट एल्बेडोस ऑफ रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे अब आपको कलर्ड इमेज जो है वो नजर आ रहा है जिसमें बेसिकली वी हैव 3 मैट्रिसेस, और जिसमें रेड लेवल, ग्रीन लेवल और ब्लू लेवल जो है वो आपको नजर आ रहा है। और फिर इसको कंबाइन करके जो है वो ओवरऑल हम इमेज जो है इसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, या इमेज जो है वो एक्चुअली कलर्ड इमेज जिसको हम कह सकते हैं उसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ओके, थोड़ा आगे मूव करते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं अर्ली इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। इशू ये है कि जो इमेज हमें मिल रहा होता है इसमें मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, और हर पिक्सल जो है वो 3 बाइट पिक्सल्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और ये मिलियंस में होते हैं, और ये लॉट ऑफ डेटा है अबाउट ए सीन। और इसको अब हमें कुछ एनालिसिस के लिए जो है इसके लिए हमें कोई मैकेनिज्म जो है वो बनाना पड़ता है। एज फार एज द एनालिसिस मैकेनिज्म इज कंसर्न, तो इस एनालिसिस जो इनिशियल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं इसको हम अर्ली या लो लेवल ऑपरेशंस के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं द पाइपलाइन। और 3 मेजर ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक जिसको हम एज डिटेक्शन कहते हैं, द सेकंड वन इज नोन एज टेक्सचर एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज द कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्टिकल फ्लो जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एज डिटेक्शंस जो हैं, edges basically are the straight lines or curves in the image plane across which there is a significant change in the image brightness। तो जहाँ पे image change हो रहा होता है वहाँ पे जो बाउंड्री एरियाज होते हैं इनको हम edges रेफर कर रहे होते हैं या कर्व्स के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारी ये टास्क होती है कि इन बाउंड्री एरियाज को आइडेंटिफाई करना। ये क्यों हम करना चाह रहे होते हैं, तो गोल ऑफ एज डिटेक्शन आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि वो जो मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं हमारे पास और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब उस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ताकि हम उसका अप्रोप्रिएट एनालिसिस कर सकें और वहाँ पे
जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे एनालिसिस, हमारी वर्किंग के अंदर कोई बहुत पावरफुली इफेक्ट नहीं डाल रही, उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, इसका एक ये भी बेनिफिट होता है एज डिटेक्शन का कि हम इमेज कंटूर्स जो हैं इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। वो जो स्मॉल इमेज एरियाज हैं वो भी होपफुली इस मेथड से एज फाइंडिंग द एजेस जो हैं इससे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। एज यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड द आइडियल लाइन ड्राइंग। ये आपको थोड़ा लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि जब हम एज डिटेक्शन कर सकते हैं तो पॉसिबली आपको कुछ ऐसी एरियाज के ऊपर एजेस नजर आ सकती हैं जहां पे एक्चुअली एजेस नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ द नॉइज, और कुछ ऐसी एजेस भी आपको नजर आ सकती हैं जहां पे कुछ ऐसी प्लेसेस भी आपको नजर आ सकते हैं कि जहां पे एज होनी चाहिए थी लेकिन एज जो है वहां पे प्लॉट हो गई है। तो नो एज अपीयर्स एंड नॉइज एजेस जो हैं ये भी आपको इश्यूज जो है नजर आ सकते हैं। मतलब जहां पे एज लगानी थी वहां पे एज नहीं थी, और जहां पे एज नहीं लगानी थी वहां पे पॉसिबली आपको एज जो है वो नजर आ सकती है। यहाँ पे अब एज डिटेक्शन का प्रोसेस कुछ हद तक आपको एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स से ये एक इमेज है आपके पास, और जब आप इसकी एजेस डिटेक्ट करेंगे तो ये इमेज जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा, जहां पे आपने जो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज है उसके बाउंड्री एरियाज जो हैं इनको आपने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, और वहां पे आपने एजेस जो है इनको ड्रॉ किया हुआ है। एज डिटेक्शन जो है ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। इजीएस्ट वे जो है ये होता है कि हम इमेज जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डेरिवेटिव जो है इज वेरी लार्ज, वहां पे हमारी पॉसिबल एजेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। शार्प चेंज चुके आ रही होती है जब एक इमेज एरिया या बाउंड्री से हम दूसरे इमेज बाउंड्री में जाते हैं, इमेज नहीं रीजन आई शुड से में जा रहे होते हैं, तो वहां पे द मैग्नीट्यूड ऑफ डेरिवेटिव जो है वो वेरी लार्ज होती है। तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से रफली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके में सिर्फ एक इशू है कि नॉइज की वजह से आपको कुछ पीक लेवल जो है वो नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्मूथिंग एक मेथड होता है जिसमें इस तरह की नॉइज को हम रिमूव कर लेते हैं, तो फिर आपके ये जो स्पूरियस पीक्स जो हैं ये काफी हद तक आपकी डिमिनिश हो सकती है। ओके जी, अर्ली इमेज प्रोसेसिंग के अंदर एक दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज नोन एज टेक्सचर। in everyday language, texture is the visual feel of the surface. What you see evokes what the surface might feel like if you touch it. Texture has the same root as the textile. Vision के अंदर texture जो है it is spatially repeating pattern on a surface that can be observed visually. इसकी examples जो हैं वो patterns on the windows हैं, stitches on a sweater है, spots on a leopard है, blades of grass on a lawn है, pebbles on the beach है, and people in a stadium है। तो ये सारी examples of the pattern है, spatially repeating pattern है जिसको हम texture कहते हैं। sometime ये जो textures होते हैं ये quite periodic होते हैं, repeating होते हैं, और sometime ये इतने periodic और repeating नहीं होते बल्कि ये स्टेटिस्टिकल होते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी, इनकी मैग्नीट्यूड जो है इसके साथ हमें ये आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं पीरियोडिक पैटर्न्स की स्वेटर्स हैं, और इसमें स्टेटिस्टिकल के अंदर जैसे पेबल्स ऑन द बीच हैं, ये आपके स्टेटिस्टिकल टेक्सचर्स हैं। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जहाँ पे कलर और ब्राइटनेस जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल पिक्सल होती हैं, जो टेक्सचर होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी पिक्सल होती है, मतलब मल्टी पिक्सल पैच होता है जिसमें ये खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम टेक्सचर के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। तो गिवन सच अ पैच वी कुड कंप्यूट द ओरिएंटेशन ऑफ ईच पिक्सल एंड देन कैरेक्टराइज द पैच बाय ए हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन। आप ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं और वहां से ये टेक्सचर जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
For example, the texture of bricks in the wall would have two peaks, one vertical and one horizontal. और जो texture on the spots of the leopard skin है would have a uniform distribution of orientation. तो आप हिस्टोग्राम जो है इसको यूज करके जो है ये जो टेक्सचर है इमेज के अंदर जो है इसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं. टेक्सचर जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के अंदर. यहाँ पे आपकी एजेस जो हैं या दूसरे क्लूज जो हैं ये लाइटनिंग इफेक्ट्स की वजह से काफी ज्यादा वेरी कर रहे होते हैं. टेक्सचर जो है ये काफी यूजफुल होता है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के अंदर. तो टेक्सचर्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो कि अक्सर हमें रियल लाइफ में नजर भी आ रहे होते हैं, एज डिटेक्शन जो है ये इतना बेहतर वर्क नहीं कर रही होती, बल्कि ये ज्यादा बेहतर वर्क कर रही होती है स्मूथ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. प्लेन या स्मूथ ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ये ज्यादा बेहतर जो है वो वर्क कर रही होती है. ओके जी, इसके बाद हम ऑप्टिकल फ्लो के ऊपर बात करते हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द वीडियो is moving or when the camera is moving relative to an object, the resulting apparent motion in the image is called optical flow. जब आपने एक मूवी के अंदर जो पिक्चर्स आ रही हैं, फ्रेम्स आ रहे हैं एक मिनट में, एक सेकंड में 60 के हिसाब से या इवन इससे भी ज्यादा, तो आपने उसका एनालिसिस किस तरीके से करना है इस चीज को, या इस तरह का विजन जो है इसको हम ऑप्टिकल फ्लो जो है इसके तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं. Optical flow describes the direction and the speed of the motion features in the image. The optical flow of a video of a race cars could be measured in pixels per second, not miles per second. तो ये features of the image जो है इसकी direction और speed में change को रेफर कर रहा होता है. और जैसे अगर आप एक ट्रेन पे हैं और आपके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहे हैं वो नियरेस्ट हैं और जो स्पीडीली मूव कर रहे हैं वो जरा फारदेस्ट हैं या दूर हैं. इससे आप ऑप्टिकल फ्लो जो है इसे अंदाजा लगा सकते हैं. ऑप्टिकल फ्लो जो है ये एक्शंस को रिकग्नाइज करने के लिए भी यूज हो सकता है. एक्टिविटी रिकग्निशन जिसको हम कहते हैं, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे क्राउडेड एनवायरनमेंट है, वहां पे कुछ लोग भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्टिकल फ्लो जो है इसको यूज कर सकते हैं. स्ट्रीम माइनिंग भी इसको कहा जाता है. विजुअल स्ट्रीम माइनिंग भी समटाइम जो है इसको हम कह सकते हैं. ओके जी, लास्ट जो डिस्कशन है आज की, बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट या अर्ली प्रोसेसिंग, वी कैन सेगमेंट आवर इमेजेस. और इमेज सेगमेंटेशन जो है इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इमेज इनटू द रीजन्स ऑफ सिमिलर पिक्सेल्स. अगर आप एक इमेज को उन रीजन्स के अंदर डिफाइन कर दें विच हैज सिमिलर पिक्सेल्स, तो हम इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन ऑफ द इमेज कहते हैं. तो ईच इमेज पिक्सल कैन बी एसोसिएटेड विद सर्टेन विजुअल प्रॉपर्टीज सच एज ब्राइटनेस, कलर एंड टेक्सचर. जिसकी बेसिस के ऊपर आप उनको एसोसिएट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं. हम ये जानते हैं कि विद एन ऑब्जेक्ट or a single part of an object, these attributes vary relatively little, whereas across interboundary they typically large changes in one of these attributes. तो एक रीजन के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बड़ी कम वेरी कर रही होती हैं, और दूसरी इंटर बाउंड्री सिचुएशंस के अंदर ये काफी रिलेटिवली लार्ज मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो चेंज कर रही होती है. सेगमेंटेशन करने की दो तरीके हम यूज करते हैं. एक तरीका तो एज डिटेक्शन वाला है जो आप ऑलरेडी देख चुके हुए हैं. वन इज फोकसिंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द एज एंड द अदर वन इज फोकसिंग ऑन द रीजन इटसेल्फ. इस चीज को अगर आप इस तरीके से समझ लें कि लेट्स से आपने एक सर्कुलर रीजन है इसको आइडेंटिफाई करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप उसकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर दें जिसको एज डिटेक्शन कहा जाता है, और दूसरा तरीका ये है कि आप रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, इंटरनल रीजन को, और उसकी बेसिस के ऊपर आप जो बाउंड्री है उसको फाइंड आउट करें. मैंने इंटरनल पिक्सल जो है इनको फाइंड आउट करें और इसकी बेसिस के ऊपर ये रीजन जो है इसको फाइंड आउट करें. तो ये सेकंड मेथड है जो कि हम यूज कर सकते हैं सेगमेंटेशन ऑफ इमेजेस के अंदर. A boundary curve passing through a pixel will have
an orientation theta. So one way to formalize the problem detecting boundary curve is a machine learning classification problem. अब एक तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की फॉर्म में ला सकते हैं कुछ इस तरीके से बेस्ड ऑन द फीचर्स फ्रॉम ए लोकल नेबरहुड वी वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी कि ये एक पिक्सल है वेदर इट इज ए बाउंड्री पिक्सल और नॉट। तो फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम अवेलेबल पिक्सल्स जो हैं इनके बारे में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बाउंड्री पिक्सल है या ये रीजन या इंटरनल रीजन वाला पिक्सल है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इसके लिए पहले भी बताया जा चुका है इनिशियली। इसके लिए हिस्टोग्राम्स ऑफ ब्राइटनेस, कलर एंड टेक्सचर जो है इनकी वैल्यूज को यूज करके, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बाउंड्री पिक्सल है या ये रीजन पिक्सल है। यहाँ पे इसकी एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन आपको दी गई है। ये एक आपको इमेज नजर आ रहा है। इस इमेज को जो है वो इनिशियली इसकी बाउंड्री एरिया, टेक्सचर, पैटर्न्स वगैरह को देख के इनिशियल इसकी प्रोसेसिंग की गई है। उसके बाद इनके मीन कलर्स को लेके इसको हम इस फॉर्मेट के अंदर लेके आ गए हैं। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स। फर्दर इसको हम जो मिलते जुलते कलर्स हैं इनको मिक्सअप करके हम इन रीजन्स को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे इमेज के अंदर सिर्फ 5-6 रीजन्स जो है वो यहाँ पे रह गई हैं। तो इस तरीके से हम एक इमेज जो है इसको सेगमेंटेशन जो इसकी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल वी हैव। अल्लाह हाफिज।